आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने देखा मनुष्य बिना भोजन के क्या है, कुछ सप्ताह बिना जल एवं भोजन के रह सकता है, लेकिन बिना ब्रीदिंग के वो 3 से 6 मिनट भी रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है। और शरीर के जो टिश्यूज होते हैं, शरीर में जो मोस्टली टिश्यूज होती हैं, विशेषकर हार्ट और ब्रेन के जो टिश्यूज हैं, ऊतकों को ऑक्सीजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आपूर्ति होना क्या है, अनिवार्य। कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन के अभाव से ऊतक जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। हृदय स्पंदन बंद हो जाता है तथा मस्तिष्क की जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं भी कुछ देर बाद ही निष्क्रिय होने लगती है। वस्तुतः ऑक्सीजन ही क्या है, लाइफ है, जीवन है। अगर हम वायुमंडल से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन संस्थान करता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण कौन करता है, इंजेक्शन कौन करता है? श्वसन तंत्र, जिसको श्वसन संस्थान कहते हैं। श्वसन संस्थान के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका जो सेल होती है, ऑक्सीजन की संपूर्ति सप्लाई करती है। कौन करता है? सेल। और कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग हो जाने के पश्चात जो वेस्ट मटेरियल है, त्याज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। राइट। जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रियाएं होती हैं इनसाइड, राइट, सेल्स के अंदर, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको बाहर निकालने का काम भी सेल्स के द्वारा ही होता है। वस्तुतः श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, कोशिकाओं तथा वातावरणीय वायु के मध्य होने वाला पारस्परिक विनिमय अर्थात आदान प्रदान ही है। राइट। रेस्पिरेशन क्या है? सेल और जो बाहर का वातावरण, जो इन्वायरमेंट से वायु लिया जा रहा है, उसके बीच का आदान प्रदान है। क्लियर हुआ? श्वसन क्रिया वस्तुतः दो पूर्णतः भिन्न भिन्न क्रियाओं, इंस्पिरेशन एवं एक्सपीरेशन, प्रश्वसन और निश्वसन सम्मिलित रूप है। क्या होता है? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। जिस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्वसन, इंस्पिरेशन कहा जाता है। राइट। इनहेलेशन जिसको हम कहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इंस्पिरेशन। और जिस क्रिया से त्याज्य गैसों को बाहर निकाला जाता है, निश्वसन, एक्सपीरेशन कहा जाता है। क्लियर है? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, जिससे श्वास बाहर जा रही है वो एक्सपीरेशन, और जिससे आप श्वास ले रहे हैं वो इंस्पिरेशन। श्वसन की एक प्रक्रिया में एक श्वास भीतर लेना तथा पुनः श्वास बाहर निकालना सम्मिलित है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एक पूरा प्रोसेस होता है। श्वसन संस्थान में ये दो प्रक्रियाएं दो भिन्न भिन्न स्तरों पे होती हैं, अलग अलग स्टेजेस पे होती हैं। पहली क्रिया कोशिकाओं और एल्वोलाई के मध्य होती है, वायु कोश। फर्स्ट किसके मध्य होती है? कोशिका और एल्वोलाई। क्लियर है? एल्वोलाई में क्या होता है? गैस के एक्सचेंजेस होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसे बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट, अथवा फुसफुसीय श्वसन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? किसके बीच में? सेल्स और एल्वोलाई के बीच में। क्लियर है? जिसको हम क्या कहते हैं? या तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दो चीजें। क्लियर है? आपने पल्मोनरी वेन्स पढ़ा था, याद आया? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जी सर। और दूसरी क्रिया कहाँ पे होती है? रक्त सेल्स, केशिका, जो कैपिलरीज होती हैं। मैंने कैपिलरीज आपको बताया था वहां पे कार्डियोवास्कुलर में, याद आया? कैपिलरीज जी जो सर। सेल्स के ऊपर होती हैं, एवं किसके मध्य होती है? ऊतकों के मध्य, टिश्यूज के बीच। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है? इंटरनल और एक्सटर्नल, दो क्लियर हो गया। एक्सटर्नल क्या था? सेल्स और एल्वोलाई के बीच में, और इंटरनल क्या है? आपकी कैपिलरीज और टिश्यूज के मध्य। क्लियर हो गया? जिससे क्या कहा जाता है? ऊतक श्वसन
टिश्यूज रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब क्लियर हो गया? दो श्वसन चल रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। भारती जी, पल्लवी जी, क्लियर हुआ? जी नहीं सर, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा बताता हूं। पहली क्रिया किसके बीच में हो रही है? यहां पे देखिए, सेल हो गया। सेल्स जो है, बॉडी का जो फर्स्ट यूनिट है क्या है? सेल्स है। प्राइमरी यूनिट बॉडी का सेल्स है। और एल्वोलाई, एल्वोलाई कहां पे होता है? एल्वोलाई होता है लंग्स में। ये यहां पे दिख रहा है, मैं एक सेकंड ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे इमेज देखिएगा, मैं इमेज दिखा रहा हूं। सबसे ऊपर है फ्रंटल साइनस, ये दिख रहा है। फिर नेसल कैविटी, राइट, जिसको नेसल कौन के कहते हैं। फिर आपका नोज हो गया। फिर लायरेनेक्स। फिर का क्या आ गया? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया देखिए, पहले एक ही आ रहा है, सिंगल, एक पाइप के टाइप का। लेकिन नीचे आके ये दोनों लंग्स में अलग अलग डिवाइड हो गया, राइट। ये दोनों लंग्स में क्या हुआ? अलग अलग डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियल्स। अब ये भी आके अलग अलग तने के रूप में डिवाइड हो गया। जैसे आपने डालियां देखी है ना, पेड़ का एक मोटा हिस्सा होता है और उसके बाद उसमें से अलग अलग डालियां निकलती हैं, तना अलग अलग निकलता है। इस तरीके से समझिए। क्लियर हुआ? जो अलग अलग निकला उसको क्या कहा हमने? ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल्स पे लास्ट में एक अंगूर के गुच्छे की तरीके से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? एल्वोलाई। अलवेला। क्लियर हुआ? जी उसको क्या कहते हैं? एल्वोलाई। अब यहां तक क्लियर हुआ? भारती जी क्लियर और हो गया। पल्लवी जी किनका हाँ था? भारती जी हाँ का। जी सर, मेरा था। एक लेफ्ट लंग्स की साइड चला गया और एक राइट लंग्स की तरफ चला गया। और एल्वोलाई, जो कि सेक्स होते, मतलब एल्वोलाई सेक्स कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसके ऊपर कैपिलरीज लगी होती हैं। क्लियर है? इसके ऊपर क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज। और उसी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज कहां पे होता है? एल्वोलाई में। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे एक्सचेंज होता है। यहां तक क्लियर? यस या नो? यस सर। तो पहला रेस्पिरेशन किसके साथ हुआ? एक्सटर्नल में आपके सेल्स हैं, और दूसरा एल्वोलाई है। क्लियर हुआ? हाँ जी एक्सटर्नल सर। रेस्पिरेशन किसके बीच में? सेल्स के बीच में और एल्वोलाई के बीच में। और दूसरा जो एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन है वो किसके बीच में हुआ? आपके रक्त केशिका जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में। पहले सेल्स के बीच में हो रहा था और एल्वोलाई के बीच में। और इंटरनल किसके बीच में हुआ? कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक देखते हैं, जो हमने ऊपर देखा, राइट। नासिका से लेकर फुसफुसिए जो वायु कोषों तक निरंतरता में स्थित श्वसनीय अंग, जिनसे होकर क्या होता है? वायु गमन करती है, पहुंचती है, श्वास पथ का निर्माण करते हैं, राइट। ये निम्न क्रमानुसार स्थित होते हैं। सबसे पहले क्या है? नोज, राइट। फिर ग्रसनी, जिसको कहते हैं फेरेनेक्स। फिर स्वर यंत्र, जिसको लैरेनेक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। फिर है श्वास नली या श्वसनी, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और अगर ये बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं, इसको बहुवचन में ब्रोंकाई कह देते हैं। फिर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइडेड होता है? ब्रोंक्यूल्स में, जब और भी पार्ट्स में डिवाइड होता है। सर लैरिंक्स फिर के बाद ट्रेकिया है ना? ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद वो है। हाँ, लैरेनेक्स के बाद डायरेक्टली ट्रैकिया है ना, सीधा पाइप जो था ये वाला, ये रहा ना, ये ट्रैकिया, ये वाला पार्ट। हाँ जी सर। ठीक। ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रैकिया के बाद क्या था? ब्रोंक्यूल्स,
जो कि ब्रोंक्यूल्स। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ पहले, और ब्रोंकियल्स फिर और जब बहुत सारे ब्रोंकाइल्स। पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो वो ब्रोंक्यूल्स हो गया। सर उसका और प्रोनाउंसिएशन ऐसा लैरिंग्स और फेरिंग्स। हाँ, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स ही उसको कहा जाता है। यस ठीक यस है, सर। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हो गया, और फिर ब्रोंक्यूल्स, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ तो वो ब्रोंक्यूल्स हो गया। और ब्रोंक्यूल्स में एक अंगूर के गुच्छे के समान लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हर ब्रोंक्यूल्स में उसको कहते हैं एल्वुलर। एल्वुलर, ठीक है, ये एल्वुलर। फिर आपका लंग्स हो गया, और फिर लास्ट में ये डायफ्राम वाला हिस्सा। ये सर ये प्रश्न वाला क्या है? कौन सा? ये सेकंड जो है नोज के पास। ये फेरिंग्स हो गया ना, ये वाला हिस्सा, कौन ये सा? फेरिंग्स। ये स्टार्टिंग में हाँ। सेम ही होता है, ठीक है। हम्म, ये ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए, फेरिंग्स, हाँ। जहां पे आपका माउथ ओपन हो रहा है इनसाइड में। हम्म, क्लियर है? हम्म, वहां से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है। लास्ट में ये यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होता है, जहां पे एपिग्लॉटिस होता है। हाँ। क्लियर है? एक लैरिंक्स जो एक होता है वो लैरिंक्स चला गया ट्रैकिया की तरफ, और दूसरा कौन सा जाएगा? फूड पाइप। क्लियर हुआ जी सर। सरिता जी? हाँ जी सर। ट्रैकिया फिर दो इसमें डिवाइड होता है, ट्रैकिया का ट्रैकिया डिवीजन 2 होता हिस्सों है। में डिवाइड होगा, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा हमने, ठीक है। और जब ब्रोंक्यूल्स भी कई भागों में डिवाइड होने लग गया तो उसको हमने क्या कहा? ब्रोंकियोलस। ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंडिंग होती है, एंडिंग पे अंगूर के गुच्छे के समान लगे होते हैं, जिसको कहते हैं अल्विलर। अल्वोलाई। 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 अल्वियोलाई। क्लियर यही हुआ? बोले ना, अल्वोलाई। हाँ, एल्वोलाई कहते हैं। और ये डायफ्राम लास्ट में, जो कि आपको हेल्प करता है ब्रीदिंग इन के लिए और आउट के लिए। जैसे कि हम क्लियर? सांस यस या लेते नो? हैं तो हम सांस हाँ, लेते हैं तो पेट फुला फुला सा लगता है, तो ये डायफ्राम खुलता है। वो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। क्लियर हुआ? स्टमक का जो अप एंड डाउन है वो डायफ्राम के लिए होता है। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो स्टमक बाहर आता है, डायफ्राम जब ऊपर जाता है स्टमक इनसाइड जाता तो दोनों तरफ होता है डायफ्राम? है। एक दोनों ही तरफ? डायफ्राम होता है, ये दोनों को कवर करता है। अच्छा। क्लियर है? ये पूरा होता है, जहां पे एंडिंग हो रही है ना आपकी स्टर्नम वाली बोन, वहां पे ये होता है। क्लियर हुआ? लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे। हाँ। और लेफ्ट एंड लंग्स में राइट हमारी है। इतनी ताकत नहीं होती है कि ये एयर को बाहर भेज सके, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। एयर को बाहर पुश करने का काम कौन करता है? डायफ्राम। इसीलिए प्रेगनेंसी में डायफ्राम नीचे नहीं आता है, क्योंकि डायफ्राम के लिए जगह ही नहीं होता है नीचे आने का। प्रेगनेंसी में डायफ्राम नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं बचा नीचे जाने के लिए। तो जब इंस्पिरेशन होगा, जब इनहेलेशन होगा, तो वो नीचे नहीं जाएगा, बल्कि वो जो रिबकेज है उसको एक्सपेंड कर देगा। क्लियर है? जो फ्लोटिंग रिब्स है ना आपके, उसको एक्सपेंड कर देगा। नोज क्या है? वातावरण की वायु श्वास पथ में सामान्यतः नासिका के द्वारा ही प्रविष्ट होती है। किसके द्वारा? नॉस्ट्रल के थ्रू प्रवेश करता है। और बाह्य नासिका नाक का दृश्य भाग है, जो ऊपर दिख रहा है, ये दिखने वाला भाग है। जो नासिका अस्थियों नेसल बोन और उपास्थि द्वारा बनी होती है। इसमें एक बड़ी गुहा होती है, मतलब स्पेस होता है, जिसे क्या कहता है, कहा जाता है नेसल कैविटी, नासिका गुहा। क्लियर है? जो एक उपास्थि निर्मित विभाजक पट, जिसको नेसल सेप्टम द्वारा क्या होता है, नासिका एवं दाहिने एवं बाएं भाग दो बराबर भागों में विभाजित होती है। इसको क्या कहते हैं? नेसल सेप्टम, जो कि डिवाइड करता है दोनों को अलग अलग। नासिका गुहा के विभाजित हो जाने पर इसके आगे बाहर की ओर और पीछे दोनों नॉस्ट्रिल्स अथवा अग्र नासारंध्र एंटीरियर नर्स कहा जाता है, जो बाहर से अंदर की ओर हवा ले जाते हैं इनसाइड, तथा पीछे की तरफ जो छिद्र रहता है उन्हें पश्च नासारंध्र पोस्टीरियर नर्स कहा जाता है, बैक साइड में।
इनर में जो होता है ना अंदर की तरफ, जो ग्रसनी कहाँ पे फायरेनेक्स तक हवा ले जाते हैं, कहाँ तक एयर को ले जाते हैं, फायरेनेक्स तक। फिर सर फायरेनेक्स नासिका में से प्रवेश की हुई वायु नाक मार्ग को पार करके कहाँ पहुंचती है, ग्रसनी में। ग्रसनी का ऊपरी भाग स्फेनॉइड अस्थि के मुख्य भाग द्वारा बना होता है। स्फेनॉइड आपने पढ़ा था, याद आया, क्लियर है। तथा नीचे का भाग एसोफेगस के साथ मिला होता है। एसोफेगस कहाँ का था, कौन बताएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में था। बिल्कुल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको फूड पाइप कहते हैं आप, एसोफेगस। यस सर। जी क्लियर सर। है। यह कपाल के आधार के समीप तथा नासिका गुहा, मुख गुहा, ऑरल कैविटी एवं स्वर यंत्र के पीछे, जो वॉइस बॉक्स है के पीछे स्थित 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली है। मस्कुलर क्या होती है, पाइप टाइप की एक नली होती है, जिसका अपर क्या होता है, ऊपर वाला भाग काफी चौड़ा होता है। क्लियर हुआ। फेरेनेक्स, फेरिंक्स। अब लैरिंक्स देख लेते हैं, जिसको हम स्वर यंत्र या क्या कहते हैं, लैरिंक्स। स्वर यंत्र ऊपर को लैरिंजोफैरिंक्स एवं नीचे की ओर श्वास नली के साथ मिला रहता है। ऊपर किससे, लैरिंजोफैरिंक्स, फैरिंक्स, और नीचे किससे मिला होता है, श्वास नली। इसके ऊपर हायोड अस्थि एवं जिह्वा का निचला भाग रहता है। कौन सी, हायोड बोन। हायोड बोन पता है ना कौन सी है, ये वाली, नहीं, क्लियर गले है, में जो रहा है। गले जी में जो है। हम्म, सामने गर्दन की पेशियां, पीछे लैरिंजोफैरिंक्स एवं सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते हैं। पीछे कौन सी रहती है, लैरिंजोफैरिंक्स एवं सर्वाइकल वर्टिब्रा पीछे। सर्वाइकल किसकी बोन थी, नेक बोन। नेक की, याद रखना है, भूलना नहीं। दोनों, जो दोनों साइडों में, जो दोनों पार्टों में थायराइड ग्रंथि के खंड रहते हैं, दोनों पार्ट्स में, दोनों साइड क्या रहते हैं, थायराइड ग्लैंड मोस्टली, जो कि कहां पे होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा के पीछे, दोनों साइड। यह श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो नीचे कहां पे, सातवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्तर पर श्वास नाली या ट्रैकिया में खुलता है। कहां पे खुलता है, ट्रैकिया में। कहां पे, जो वर्टिब्रा का एंडिंग है, सेवंथ, वहां पे। क्लियर है। स्वर यंत्र से ही स्वर की उत्पत्ति होती है। किससे उत्पत्ति होती है, जो वॉइस होता है वो वॉइस बॉक्स से ही होता है। स्वर यंत्र किसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स। सर जो सेवंथ आप बता रहे हो वो सर्वाइकल में जो सेवंथ आएगी एंड में। यस, सर्वाइकल की कितनी बोन थी, 7। 7। 7। तो सेवंथ जहां पे है ना, वहां पे कौन सा खुलता है, ये ट्रैकिया में खुलता है। कौन, फेरिंक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर 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 ठीक है, जो लैरिंक्स लैरिंग्स है, बोलते हैं ना। फेरिंक्स के ऊपर है लैरिंग्स, हाँ, लैरिंग। नीचे वाला जो हिस्सा है ना, लैरिंग्स कहां पे खुलता है, नीचे ट्रैकिया के पास। ट्रेकिया के पास। बोलते समय इसमें से स्थित स्वर रज्जु जो वोकल कॉर्ड से होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा, हिंदी इजी है ना। जी जी सर। सर, समझ में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं श्वास प्रणाली, या जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, श्वास प्रणाली या श्वास नली, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, स्वर यंत्र लैरिंक्स के नीचे से आरंभ होकर फेफड़ों के शीर्ष तक पहुंचने वाली नली होती है। क्लियर है। कहां से शुरू होती है, लैरिंक्स के सबसे नीचे वाला भाग, मतलब सर्वाइकल का जो सेवंथ बोन था, वहां से स्टार्ट हुआ है और फेफड़ों तक पहुंचती है ये। जहां पर यह कितने भागों में डिवाइड होती है, 2, दाई और बाई श्वसनियों या ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। कितने में, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई 2, और प्रत्येक फेफड़ों में प्रविष्ट कर जाती है। दोनों में एंटर होती है। या लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। श्वास प्रणाली के ऊपरी भाग के सामने से थायराइड ग्रंथि का सर स्टमक कास क्या होता है। निकास होता है, नोटिस, ठीक है, वहीं से इसका निकास होता है। क्लियर है।
और महाधमनी का आर्च जो निचले भाग के सामने स्थित रहता है। कहां पे? महाधमनी, एरोटा। महाधमनी कौन सा था? एरोटा। एरोटा। क्लियर है? इसके साथ स्टर्नम का क्या होता है? मैन्यूब्रियम भी सामने की तरफ ही रहता है। स्टर्नम का मैन्यूब्रियम जो होता है वो सामने होता है। ग्रास नली या एसोफेगस इसके पीछे स्थित रहती है। किसके? ट्रैकिया के। फूड पाइप कहां पे है? स्टर्नम जो आपका ये ट्रैकिया वाला भाग है उसी के जस्ट पीछे होता है फूड पाइप, जो Yes, इसे sir. क्या कहते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा से पृथक रखती है। थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या होता है? चिपकता नहीं है, इसको अलग रखती है। श्वास प्रणाली का निर्माण 16 से 20 सी आकृति की उपास्थियों के अपूर्ण छल्लों रिंग से होता है। ये देखिए, ये वाला रिंग्स है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये रिंग्स के आकार की होती हैं। जैसे सर अपने वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है ड्रेनेज का, वैसे उसी तरीके की, ये Ring. देखिए यहाँ पे रिंग्स इस तरीके से ना गोल गोल छल्ले बने होते हैं इस तरीके से। एक ये हो गया, फिर इसके फिर नीचे से स्टार्ट होता है इस तरीके से। ये क्या करता है? इसका वर्क क्या है पता है? ये ट्रैकिया के जो मसल्स होते हैं ना, क्योंकि ट्रैकिया के मसल्स काफी नाजुक होते हैं, राइट? तो ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। चिपक जाएंगे तो क्या श्वास आएगी? नहीं आएगी। क्लियर है? इसीलिए ये छल्ले टाइप के आकार के लगे होते हैं जो कि इसको आपस में चिपकने से रोकती हैं। क्लियर हुआ? शिखा जी कुछ कह रही हैं। हरिओम सर। सर मैं वही हाँ जी। इस्तेमाल आपने सही लिखा था, बस वही उसका बता रही थी कि जो हमारे 2 लोब्स होते हैं ना थायराइड ग्लैंड के, राइट एंड लेफ्ट, हम्म, उसका जो कनेक्टिंग पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज़ इस्थेमस। तो आपने वो यस, सही लिखा था। जी। यहाँ पे हाँ जी, जहाँ पे आपने लिखा है ना ग्रंथि का इस्थेमस होता है, तो बेसिकली वो थायराइड के 2 लोब होते हैं ना हमारे, राइट एंड लेफ्ट, तो जो उसका हाँ, बीच का जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दैट इज़ दैट इज इस्थेमस। कॉल्ड isthmus, राइट। थायराइड ग्लैंड मोस्टली 2 लोब में बटा होता है ना, तो इसके कारण ये क्लियर हुआ। सी टाइप का कितने होते हैं? 16 से 20 सी आकृति की उपस्थियां होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं जो कि क्या करती हैं? विंड पाइप को आपस में चिपकने से रोकती हैं। ये पूरे ट्रैकिया पे लगा होता है। क्लियर है? जो एक दूसरे के ऊपर स्थित रहकर आपस में फिब्रोलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एवं लंबवत चिकनी पेशी लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? श्वास प्रणाली 5वें थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, 5वें थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, थोरेसिक वर्टिब्रा के स्तर पर दाई एवं बाई 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यह ब्रोंकाई क्या है? एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग्स में, लेफ्ट साइड लंग्स में, जिसे श्वसनी यर्थी या ब्रोंकाई कहा जाता है। दोनों दाई एवं बाई श्वसन ब्रोंकाई प्रत्येक दाएं एवं बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं। फेफड़ों में प्रवेश करते ही क्या होता है? अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दाई श्वसनी ब्रोंक्यूल्स बाई की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। राइट वाला जो होता है क्या होता है? लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या होता है? छोटी होती है और चौड़ी होती है। और यह प्रायः श्वास प्रणाली की सीध में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। फेफड़े में प्रविष्ट होने के पश्चात यह क्या होता है? हाइलम पर यह स्थित 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कितने में? पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और उसके बाद फिर इन होने के बाद, अंदर जाने के बाद क्या हुआ? फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिनमें से एक एक शाखा फेफड़ों के ऊर्ध्व, ऊपर, मिडल और निम्न तीनों, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक सेंटर में रहेगा और दूसरा लास्ट वाला नीचे की तरफ आएगा। 3 लोब्स में जाती हैं, 3 खंडों में जाती हैं। कितने लोब्स हो गए एक साइड में? 3। एक अपर लोब्स, मिडल एंड लोअर लोब्स। क्लियर हो गया? लंग्स में कितने लोब्स हो गए? 3 लोब्स। 3 लोब्स, अपर, मिडल और लोअर। और प्रत्येक शाखा फिर क्या होती है? अनेक छोटी छोटी उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे तना आपने देखा ना, एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको पेड़ का, कि पहले एक तना निकला, उसमें से फिर अलग अलग निकलती जाती है और वो कितना बड़ा हो जाता है, उस तरीके से। क्लियर है?
एवं निम्न जिन्हें श्वास नलिकाएं या क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं में विभाजित हो जाती हैं। किसमें? ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती हैं। अब उसकी ब्रोंक्यूल्स पत्ती क्या की है? तरह। हाँ जी, पीपल राधे जी का कुछ पत्ता है ना, पीपल का पत्ता, पीपल पेड़ का पत्ता, उसमें भी वैसे ही शाखाएं शाखाएं दिखती है ना सर? यस बिल्कुल। बरगद का पेड़ देखिए ना, बरगद का पेड़ आपने देखा है ना, किस तरीके से एक शाखाएं निकलते हुए कितनी बड़ी हो जाती हैं। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? प्रत्येक श्वसनी ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों के खंड में प्रवेश करने के उपरांत क्या होता है? अनेकों सूक्ष्म शाखाओं में प्रशाखाओं में विभाजित हो जाती है, राइट, जिन्हें श्वसनिकाएं या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इनमें उपास्थि नहीं होती हैं, लेकिन वे पेशीय तंतुमय एवं लचीले उत्तक की बनी होती है, फ्लेक्सिबल टिश्यूज की बनी होती है। क्लियर है? और इनमें भी श्वसनी की भांति क्या होती है? रोमक स्तंभाकार उपकला या लाइनिंग्स रहते हैं। जैसे ब्रोंक्यूल छोटे छोटे होते जाते हैं, वैसे ही पेशी एवं तंतुमय उत्तक समाप्त होते जाते हैं। और ये बहुत ही छोटी छोटी नलिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये चपटी पतली उपकला की कोशिकाओं की एक सतह की बनी होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट में क्या होती है? और डिवाइड होती चली जाती है, बिल्कुल पतली पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। अब एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलाई। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निरंतर कई शाखाओं में विभाजित होकर क्या होती है? अनेकों सूक्ष्म नलिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? एल्वेओलर डक्ट। एल्वोलर डक्ट जिसमें एल्वोलाई लगे होते हैं, बनती है, जो अति सूक्ष्म वायु कोषों एयर सेट्स, जिन्हें वायु कोशिकाएं एल्वोइली भी कहते हैं, में कहाँ खुलती है? ये कहाँ पे खुलती हैं? एल्वोइल में, एल्वोइली जिसको हम कहते हैं। और वायु कोष क्या होती हैं? फूले फूले और अंगूर के गुच्छों के समान रहते हैं। एल्वोलाई जैसे मैंने बताया ना, क्या होते हैं? गुच्छे के समान होते हैं, फूले हुए से होते हैं, जिसमें फेफड़ों के आंतरिक तल का क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है। इनर जो होता है, उससे क्या होता है? अत्यधिक उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, क्षेत्रफल। जहां गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, जो हमने कार्डियोवास्कुलर में देखा था, राइट। कहां पे हो रहा है एक्सचेंज? एल्वोलाई में। इनकी भित्तियां जो लेयर है, इनर लेयर है, सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम से आस्तारित रहती है, मींस ढका हुआ होता है एपिथेलियम से। क्लियर हुआ? एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई। सर एल्वोलाई का मतलब मेन वही है ना कि उसमें गैसेस का आदान प्रदान होता है, ओटी और यस, सीओटी वो का, हाँ, O2। जो गुच्छे के समान होती है ना लंग्स में, जहां यस पे सर। गैस का एक्सचेंज होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एल्वोलाई। अब हम देख लेते हैं लंग्स। फेफड़े या फुसफुस श्वसन संस्थान के मुख्य स्पंजी अंग होते हैं। ये संख्या में दो होते हैं, एक दाईं ओर और एक बायां, एक राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग्स। जो अधिकांश क्या होता है? बक्षीय गुहा में समाये रहते हैं, जो हार्ट कैविटी है, राइट, हार्ट के पास में रहते हैं। जो बक्षीय गुहा हो गया आपका, बक्ष जो चेस्ट वाला एरिया है। फेफड़े शरीर की मध्य रेखा दोनों पार्श्व में स्थित होते हैं। मध्य रेखा से दोनों साइड, एक पीछे है, जो सेंटर स्टर्नम वाला लाइन है उसके पीछे होता है, ये दोनों साइड होते हैं। तथा मीडियल स्टाइनम द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। किसके द्वारा? मीडिया स्टाइनम के द्वारा ही क्या रहते हैं? पृथक रहते हैं, एक से दोनों चिपके हुए नहीं रहते। ये अलग करने का काम करता है मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम या मध्य स्थानिका दोनों फेफड़ों के बीच का अवकाश होता है, जो डिस्टेंस है दोनों फेफड़ों के बीच में, उसको क्या कहते हैं? मध्य स्थानिका या मीडिया स्टाइनम, जिसमें हृदय एवं बड़ी रक्त वाहिकाएं, श्वास प्रणाल, ट्रैकिया, एसोफेगस, थोरेसिक उक्त तथा थाइमस ग्रंथि आदि रहते हैं। ये बीच का वही स्पेस है जिसके पास में ट्रैकिया है, राइट, आपका हार्ट है, राइट, और आर्टरीज हैं, ये सभी उसी के पीछे रहते हैं। फेफड़े गर्दन के निचले भाग से डायफ्राम तक फैले होते हैं, जो मोटे रूप से कॉनिकल के होते हैं, शंक्वाकार जिसको कहते हैं ना, एक शेप में होते हैं।
जिसको कॉनिकल कहते हैं, जिनका शिखर एपेक्स ऊपर की ओर और क्लाविकल अस्थि से कुछ ऊपर रहता है। क्लाविकल कहाँ है? ये क्लाविकल कौन सा बोन है? गले के नेक का सामने की और बोन। नेक का एक्सियल बोन, क्लाविकल जिसे बोन ऑफ ब्यूटी कॉलर भी बोन, कहते हैं। बोन ऑफ ब्यूटी, हाँ, क्लाविकल कॉलर कॉलर बोन, बोन है ना? कॉलर बोन, यस। कॉलर बोन। यस सर। और मोटे रूप से कॉनिकल शेप में होते हैं, जिनका शिखर ऊपर की ओर एपेक्स कहाँ होता है? क्लाविकल अस्थि से कुछ ऊपर रहता है, और आधार बेस नीचे की ओर होता है, राइट। और बेस कहाँ होता है? नीचे की ओर। बक्सीय गुहा के तल में डायफ्राम पर स्थित रहता है, जो आपका ये जो केज है, डायफ्राम, जो डायफ्राम कहाँ है? नीचे तल में होता है, नीचे की तरफ, बिल्कुल क्लियर है। जो रिब केज है ना, उसके सबसे नीचे में बक्सीय गुहा जिसको कहते हैं, उसके सबसे नीचे में डायफ्राम स्थित होता है। फेफड़ों की उभरी हुई बाहें एवं जो बाहर की बाहें एवं जो बाहर की जो सतहें होती है मोस्टली, राइट, वो एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस, पसलियों एवं पसलियों के बीच, राइट, जो रिब केज है उसके बीच में होती है, राइट। रिब केज एवं पसलियों के बीच की स्थित इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, का स्पर्श करती है, उसको टच कर रही होती है। इनकी मध्यवर्ती जो मेडिकल जो सतह होती है, राइट, कुछ भैंसी सी हुई हो सी अबतल, जिसको अबतल कहते हैं हम कॉनकेव को। अबतल कौन सी होती है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। आपने कॉनकेव देखा होगा, ऊपर की तरफ जो हल्की सी उठी हुई होती है, क्लियर है। जो अंदर की कॉनकेव हो गया, अंदर की तरफ कॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ कॉनकेव क्लियर है। बहिर्वक्र ना सर, बहिर्वक्र ना, हाँ, बहिर्वक्र। यस, जिसमें क्या होती है? 5वें एवं 7वें थोरेसिक वर्टिब्रा के स्तर पर एक त्रिकोणीय क्षेत्र हाइलम होता है। हाइलम से होकर क्या होती है? श्वसनी, ब्रोंकियोस, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी जो आर्टरी थी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी जो वेन्स आप, और उसके बाद पल्मोनरी नर्व्स एवं लसिकीय जो वाहिकाएं होती हैं वो फेफड़े में आती हैं। लसिका संस्थान जो आपका होता है, राइट। फेफड़ों के आधार का ही की डायफ्राम पर स्थित रहने वाली सतह डायफ्रैग्मेटिक सतह कहलाती है। इतना हमें ज्यादा डिटेल में नहीं देखना। फेफड़ों का अग्र या एंटीरियर किनारा हृदय के अग्र भाग को ढके रहता है, तो पश्च या पोस्टीरियर किनारा क्या करता है? वर्टिब्रल कॉलम के संपर्क में रहता है। सर इसमें आज इसको यहीं इम्पोर्टेंट तक क्या रखते हैं हम है? लोग। कौन सा? सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सीक्वेंस है क्या? इसमें इंपॉर्टेंट हमें तो मोस्टली यही देखना है कि लंग्स का क्या, कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। लंग्स में और में ज्यादा नहीं देखना है, क्लियर है। सर सीक्वेंस आ सकता है ना, ट्रैकिया। सीक्वेंस में सिर्फ लंग्स आएगा, क्लियर है। जैसे सीक्वेंस आएगा भी तो ऊपर वाला सीक्वेंस आएगा, क्लियर हुआ। नीचे वाला तो सीक्वेंस कौन सा इसका वाला? लंग्स का वो वाला नोजल कैविटी और फेरेंक्स और लैरिंक्स, ट्रेकिया, इस टाइप से? बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला केवल, हाँ, अंदर वाला उससे नहीं ज्यादा होगा। कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी हम जी लोग इसको सर। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चले, कोई क्वेश्चन तो नहीं, किसी का कोई डाउट तो नहीं? फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे आज, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।